अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान कुदरती वसाइल और हसीन कुदरती नज़ारों से माला माल मुल्क है। सिर्फ अगर हम अपनी जो टूरिज़म है उसी को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे दें तो सालाना अरबों डॉलर्स की आमदन पाकिस्तान से हो सकती है। और अगर ज़रा स्पेसिफिक हो जाए, सिर्फ कोपैमाही के हवाले से बात करें तो न सिर्फ बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले बल्कि इनको सर करने के लिए जो कोपहमा होते हैं उनका भी बड़ा पाकिस्तान में टैलेंट इस वक्त मौजूद है। दुनिया की 14 में से 5 बड़ी पहाड़ी चोटियां पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान उनका मस्कन है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके जब हम वहाँ के नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर कुराकुरम, इसके साथ साथ हिंदुकश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले जो है वो इस वक्त आलमी मरकज़ हैं। तो प्रोग्राम के आज के पहले हिस्से में ज़रा इसी के ऊपर हम बात करेंगे कोपैमाई के हवाले से। और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असद अली मेमन। असद, बहुत शुक्रिया। आप बड़े कोपैमा और बड़ी जिद्दोजहद इनकी इस वक्त जारी है पाकिस्तान में और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। एक और बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाइला कियानी, जो कि इस वक्त एक्सपीडिशन के ऊपर हैं, जो कि ब्रॉड पीक पर हैं और वहाँ से प्रोग्राम में उनकी शिरकत मुमकिन हुई है। नाइला कियानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शहरोज़ काशिफ भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। पहले नाइला कियानी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ हैं और जिस एक्सपीडिशन के ऊपर भी आप हैं उसका जोग्राफिया बताइए और अपने मिशन के बारे में ज़रा बताइए नाजरीन को। बेस कैंप पे हूँ। ब्रॉड पीक बेसिकली K2 माउंटेन के बिल्कुल साथ है और मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा एक्सपीडिशन है ब्रॉड पीक समिट करना इंशाल्लाह। ब्रॉड पीक मेरे लास्ट 8000 है पाकिस्तान में। मैं इससे पहले पाकिस्तान के जो 4 हैं 8000 वो समिट कर चुकी हूँ। उनके नाम है K2 माउंटेन, गशबरुम 1 जो मैंने दोनों लास्ट ईयर समिट किए, गशबरुम 2 जो मैंने 2021 में समिट किया, और नागा पर्वत जो मैंने पिछले वीक समिट किया। तो इंशाल्लाह अगर मेरा ये वाला एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहा तो मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल बन जाऊंगी जिसने पाकिस्तान के सारे 8000 जो कि 5 हैं कंप्लीट किए हैं। और ओवरऑल नेपाल के जो 8000 हैं उनको इंक्लूड करके मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल बन जाऊंगी इंशाल्लाह जिसने 8 8000 कंप्लीट किए हैं। दुनिया में 14 8000 माउंटेन है जिनमें से मेरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे अगर मेरा ब्रॉड पीक का मिशन कंप्लीट होता है। इस वक्त मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल हूँ जिसने ओवरऑल 7-8000 मीटर पीक समिट की हैं, जिसमें 3 नेपाल में हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट लोटसे एंड माउंट अन्नपूर्णा, और बाकी 4 पाकिस्तान में हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने माउंटेनियरिंग कब शुरू की और आपका इब्तिदाई तजर्बा कैसा रहा नाइला? मैंने माउंटेनियरिंग 2 साल पहले स्टार्ट की थी। बिल्कुल इत्तेफाक से आई थी, कोई प्लान नहीं था। कभी भी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं क्लाइंबर बनूंगी। इत्तेफाक से मैं क्लाइंबिंग की तरफ आई। मैंने गशबरुम 2 जो मेरी पहली पीक थी 2 साल पहले समिट की थी, वो बस मैंने ट्राई करना था, एक्सपीरियंस करना था कि माउंटेनियरिंग होती कैसी है। तो वो एक्सपीरियंस करते करते मैं टॉप तक पहुंच गई और पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल बनी जिसने वो माउंटेन समिट किया और पाकिस्तान का पहला 8000 मीटर समिट किया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने बस कामयाबियाँ एक के बाद एक देता गया और अब आई एम ऑन अ मिशन टू कंप्लीट एज मेनी 8000ers एज आई कैन। ठीक, ऑल द बेस्ट। अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त असद अली कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। असद, सबसे पहले तो अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से बताइए, कैसा रहा ये सफ़र शुरू कैसे किया, क्या इंस्पिरेशन थी? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत इट्स एन ऑनर टू बी हियर। मेरा सफ़र थोड़ा सा नाइला से तवील है। मुझे 6 से 7 साल हुए हैं इस फील्ड में। अगेन एज शी सेड के बिल्कुल नहीं पता था, सेम है, बट मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता था जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। कहाँ से ताल्लुक? मेरा लाड़काना से था। लाड़काना से? अच्छा। तो वहाँ से
तो बहुत से बहुत आपने मेरे ख्याल से लड़काने में क्या देखा होगा? कुछ भी नहीं, नथिंग। वहाँ पे गर्मी इतनी है कि आप सोच ही नहीं सकते कि कोई बंदा बर्फ पे भी जा सकता है। ओह यस। तो वहाँ से ही निकलना इतना मुश्किल था सर कि मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ा। फिर एक्चुअली बुनियादी तालीम चाहिए ना मुझे। आई नीड सम इंफॉर्मेशन, आई नीड सम नॉलेज। फिर ही मैं उस इंफॉर्मेशन को फिर वहाँ से स्किल्स गेन करके फिर मैं अमली तौर पे आई कैन प्रैक्टिस एनीथिंग। सो इट वाज 7 लॉन्ग इयर्स जर्नी। और इस जर्नी का अच्छा खासा पार्ट मुझे सिर्फ लाड़काना से निकलते हुए इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से वापस लाड़काना, फिर वापस कराची। वो सिंध के बेचारे तो मेरे ख्याल से बहुत चले गए, तो गोरख हिल चले गए। उसी को जाके मरी वरी अपना समझ लेते हैं सब सारी चीजें। अगेन ये उनका कसूर नहीं है, ये सिंध के लोगों का या नौजवानों का कसूर नहीं है। Exactly. उनको पता ही नहीं है। वो लाइक हर कोई मेरी तरह तो ख्वारी या वो सारी मुश्किलात नहीं उठाएगा ना, चैलेंजेस फेस नहीं करेगा। आई वाज द वन जिसने कहा यार ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं, आई विल गो टू इस्लामाबाद, आई विल गो टू नॉर्थ। कितने लोग हैं जो अपनी सारी बगैर रिसोर्सेज के वो सारी चीजें आ जाते हैं, रिसोर्स के ऊपर भी आ जाते हैं। पहले सर अपनी अचीवमेंट बताइएगा और फिर दूसरा ये कि साजिद सतपारा, नायला कियानी और आपका एक आप लोगों ने मिलके भी जो वो सब। तो गोइंग विद द मोस्ट रीसेंट क्लाइंब, मैंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। अभी 2 महीने पहले मई के माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़ है। आपने जिनका जिक्र किया वो भी मेरे साथ थे, हम एक टीम, नायला एंड साजिद मेरे साथ थे। तो माउंट एवरेस्ट मैंने इस साल सर की। मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ जैसे नायला का गोल है, साजिद का गोल है या शेरोज़ का गोल है कि उन्होंने 14 पीक सर करनी है। मेरा ये गोल नहीं है। मेरा ये गोल है कि मैंने दुनिया की 7 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करनी है जो मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में हैं। एक कॉन्टिनेंट में नहीं, ये जो 14 पीक्स हैं। तो निकलेंगे ना वो लोग भी वहां पे निकलेंगे, ऐसी क्या बात है, एक दूसरे को फॉलो करते हुए निकलेंगे सब। दैट्स अमेजिंग ना कि हम तीनों एक ही फील्ड के हैं लेकिन हर किसी का एक अपना अपना गोल है। दे आर फॉलोइंग 14 पीक्स जो सब की सब एशिया में है बट अलग अलग मुल्कों में है। बट अगेन व्हाट आई एम लुकिंग एट इज 7 हाईएस्ट पीक्स इन ईच कॉन्टिनेंट। हम एशिया में बैठे हैं, हम यूरोप में हैं, हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। ये जो आपने अचीवमेंट्स की बात की, ये जो मेरा एवरेस्ट था मोस्ट रिसेंट, दिस वाज माय 5th क्लाइंब आउट ऑफ दीज 7 समिट्स। इससे पहले मैं 4 कर चुका था। मैंने 2019 में यूरोप की हाईएस्ट पीक सर की थी। मैंने 2020 में साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सर की थी। मैंने 2021 में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक सर की थी और मैंने 2022 में नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सर की थी। तो कुल मिला के ये 4 क्लाइंब्स हो चुकी थी और इस साल में एवरेस्ट के बाद मेरी ये 5 क्लाइंब्स हुई हैं। बस अल्लाह ताला का करम रहा और आने वाली सिर्फ 2 क्लाइंब्स मेरी रिमेनिंग है। इंशाल्लाह वो हो सकता है इस साल के एंड में या बिल्कुल जनवरी में, नेक्स्ट ईयर जनवरी में इंशाल्लाह। अच्छा, जब मैं ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो कुछ लोगों ने भी मुझसे कहा कि इन लोगों से ज़रूर पूछिएगा। एक तो ये समिट जो होता है ये लेट नाइट ही इसको क्यों करवाया जाता है, क्या इसके पीछे? थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए देना समझें। आप एकदम से पहाड़ को सर नहीं कर सकते और ना ही बाज़ार। तो अगर हम K2 या एवरेस्ट की बात करें तो उसका बेस कैंप जो है वो 5500 मीटर्स पे और उनकी बुलंदी जो है वो तकरीबन 9000 के करीब है। 8800 कह लें, 8600। तो 5000 और 8000 या 9000 के बीच में 3 किलोमीटर का है वर्टिकल लेंथ की बात हो रही है। तो ऑन पेपर तो यू कैन डू इट इन 2 डेज राइट, बट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज योर बॉडी, वो सारी फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को स्टेजेस पे डिवाइड करना होता है। आप पहले कैंप 1 जाते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं, फिर कैंप 3 जाते हैं और इन तरीके के पहाड़ों का कैंप 4 भी होता है। बाज़ पहाड़ों पर कैंप 4 नहीं होता लेकिन जो इतने बड़े एल्टीट्यूड के होते हैं तो उसमें कैंप 4 भी होता है। जब आप कैंप 4 तक पहुँचते हैं ना, कैंप 4 वो जगह है जहाँ पे आप एक्सट्रीम लेवल पे हैं। आपको खतरा इतना ज़्यादा होता है क्योंकि अगेन हाइट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर है और वहाँ पे जो आपके एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब कैंप 4 से समिट का जो दौरानिया होता है या जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 800 मीटर। K2 में एवरेस्ट में मैं अभी होके आया हूँ। तो एवरेस्ट का जो कैंप 4 है और जो समिट है उसके दरमियान 800 मीटर का फासला है। अब ये 800 मीटर अगर आप किसी माउंटेनियर से पूछे ना, ये इजी नहीं होते इसको क्रॉस करना। इस 800 मीटर को अमूमन जो है आपको एक पूरा दिन लग जाता है अगर तो इसकी एल्टीट्यूड नीचे हो। जब ये 8000 मीटर से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको खतरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। आपने रश नहीं करनी। अब जब आपने रश नहीं करनी ना तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको अमूमन 10 घंटे लगते थे यहाँ पे आपने 15 घंटे लगाना है क्योंकि यू हैव टू गो वेरी 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 स्लोली। ऑक्सीजन नीचे पहले से कम थी, ऊपर तो है ही नहीं।
अगर आप रश करेंगे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपका जो सवाल था कि हम रात को क्यों इस्तेमाल वी गो फॉर द समिट पुश, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर हम रात को स्टार्ट करेंगे तो ये 3, 4, 5 घंटे हमें अर्ली नाइट के मिल जाते हैं। फिर हमने समिट तो फिर भी दोपहर को ही करना है और वापस हमने शाम को आना है। टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ये इंतहाई ख़तरनाक आप समझ लें कि खेल है, और इसके लिए या तो बहुत सी लोगों में हम देखते हैं कि एक फैमिली बैकग्राउंड होता है जो सपोर्ट करता है, या फिर फैमिली इतनी सपोर्टिव होती है। नायला से ज़रा पूछेंगे। नायला, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड, क्या कोई वाकई माउंटेनियरिंग फैमिली बैकग्राउंड आपका रहा, और अगर नहीं तो फिर फैमिली सपोर्ट किस तरह की आपको मिली? मैं बेसिकली पिंडी से हूँ। मेरा पहाड़ों से मेरा या मेरी फैमिली का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए माउंटेनियरिंग कम्युनिटी बहुत शॉक्ड हुई थी मेरी ये सक्सेसेस देख के। और मैं आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर टर्न बैंकर, और मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, एक 2 साल की, एक 4 साल की है। तो मैं कुछ भी प्रूव नहीं कर रही थी, मेरा बस शौक़ था, और घर वालों ने सपोर्ट की, हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मेरी। और विद इन 2 years मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ कि आई एम द लीडिंग फीमेल माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान। और मेरा मैसेज बाकी सारी ख़वातीन को, सबको ही है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं लाइफ में कर सकते हैं, बस आपको गोल बनाना होता है, उसको टाइमलाइन देनी होती है, और यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। और आप ये दूसरों की बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करें कि बाकी लोग क्या कहेंगे। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट टू अचीव एज लॉन्ग एज यू फोकस ऑन योर गोल एंड यू वर्क रियली हार्ड। चलें, आप बड़ी लकी हैं, फैमिली सपोर्ट हो गई, सारी चीज़ें, लेकिन माली वसाइल, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत महंगा शौक़ है, लाखों डॉलर्स इसके ऊपर अखराजात आते हैं। तो आप बताइए, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? माउंटेनियरिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अगर उसमें चीप साइड पे देखा जाए तो ऑन एवरेज एक पीक की कॉस्ट $15,000 तक हो जाती है, और सब कुछ मिला के। और इसके अलावा भी बहुत बाकी कुछ ऐसी पीक्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। माउंट एवरेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। चाइना की जो 2 पीक्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि चाइना ने उनका परमिट देना बंद कर दिया था, अभी दोबारा ओपन किया है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन है, बार्ड फाउंडेशन के नाम से, उन्होंने मेरी 7 में से 5 पीक्स उन्होंने मेरी स्पॉन्सर की हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से टैलेंटेड क्लाइंबर्स हैं जो मतलब ये निम्स डाई और बाकी जो क्रिस्टियन सबके रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती है। तो बहुत से क्लाइंबर्स फॉरेनर की गाइड बन के क्लाइंबिंग करते हैं। तो उसमें आई थिंक गवर्नमेंट के लिए तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ये इसको क्लाइंबर्स को स्पॉन्सर करना, लेकिन वो चूज़ कर सकते हैं कि जो भी सबसे ज़्यादा टॉप पे क्लाइंबर आ रहे हैं उनकी 1 से 2 पीक्स वो हर साल गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर की जा सकती हैं। लेकिन आई वुड से कि प्राइवेट इदारों को ज़्यादा मतलब ये कंसेप्ट है, अगर प्राइवेट इदारों की तरफ से इस तरफ ज़्यादा रुझान आए तो वो क्लाइंबर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है। माउंटेनियरिंग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा सा और फाइनेंशियली सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। आप अपने इस जो आपका मिशन है इस पे आप कंप्लीट करें और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें। इस वक्त हमें शहरोज काशिफ ने भी ज्वाइन किया, आप भी को पैमा हैं और बहुत ऊंचे बुलंदोबाला आपके मिशन है, इरादे हैं। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले अपनी अचीवमेंट्स बताइएगा, और फिर दूसरा, पिछले दिनों बड़ा बहुत रिपोर्ट हो रहा था कि आपको फर्दर जो है अपने इस मिशन के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है। कुछ किसी ने अप्रोच किया अभी तक, आपको आसान हुआ कुछ आपके लिए कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और दूसरी बात ये है कि मेरा नाम शहरोज है। जो मेरी अचीवमेंट है वो मैं दुनिया का यंगेस्ट कोपेमा हूँ जिसने 12 बुलंद तरीन चोटियों को सबमिट किया आउट ऑफ 14। और मेरा मिशन है टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू सबमिट ऑल द 14 पीक्स। और अभी इस वक्त ये रिकॉर्ड जो है वो एक नेपाली के पास है। ही इज 31 years old। और अप्रोच अभी तक फिलहाल किसी ने नहीं किया है।
मैं गवर्नमेंट साइड से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स वाली साइड से मुझे वो बार्ड फाउंडेशन ने, बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन, हाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। तो मतलब दीज गाइस आर वेरी गुड। रज़ाक दाऊद साहब जो है ना, वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन आपको पता है कि एक प्राइवेट सेक्टर उतना बोझ नहीं उठा सकता, इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स, तो फिर भी जो है वी हैव टू चिप इन। हाँ दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट साइड से हमेशा से मुझे वो एक उठानी पड़ी है, नाराजगी उठानी पड़ी है अपनी साइड से, और एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो साथ लेके चलता रहा हूँ। लेकिन अभी मैं शिजा ख्वाजा आई गेस, जो यूथ अफेयर्स की हैं, उनसे मिला हूँ कि एक बॉडी लैंग्वेज, और शी वाज क्वाइट पॉजिटिव और एवरीथिंग वाज गुड, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है उनसे मिलके। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी मैं मिनिस्टर वगैरह से मिला हूँ जाके, और मुझे कोई इस तरह हुआ है कि यार यस आई थिंक शी और ही सीरियस अबाउट इट। क्योंकि आज इससे पहले मैं जब भी किसी से मिला हूं तो हमेशा से उनका यही था कि वो वादे आपके साथ इतने कर लेते थे, और उसके बाद जो है वो कॉल उठाना बंद कर देते थे। अच्छा पाकिस्तान, ये अभी लाहौर की जो वो है स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पंजाब का, हाँ और उन्होंने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और वो कुछ नहीं लिया हुआ, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। और मेरा ख्याल से कि जो लोग ऊपर हमने बिठाए हुए हैं हाँ वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे हैं। अच्छा असद असद ये बताइएगा, क्या आपको भी इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई रिसोर्सेज के हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से? 90% yes, but I'm an optimistic kind of person. वो तो होना चाहिए यार, वो मैं- ऑप्टिमिज्म तो बुनियादी चीज़ है ना इन सारी चीज़ों के अंदर। बस मेरा अल्लाह ताला पे यकीन है, और इस 7 सालों में मुझे पता है कि किस किस ने सपोर्ट किया, कैसे कैसे सपोर्ट किया। इस हद तक के एवरेस्ट जाने से 1 महीना पहले मुझे पता नहीं था मैं एवरेस्ट पे जा रहा हूँ। सो इट वाज लाइक इट्स बीन वेरी हार्ड। आई वुड एग्री विद शेरोज कि बहुत मुश्किल होता है। अब तो हम क्या होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर की जैसे बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि कंपल्शन तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इसमें कर सकता है चाहे तो। सर एक चीज़ होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप किसी इंडिविजुअल पे, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों पे अलग अलग से बोझ नहीं डाल सकते। Exactly. ये जाती है, पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, लेकिन फिर फाइनेंशियल साइड से आना पड़ेगा प्राइवेट पे। सो इट हैज़ टू बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आप नेपाल में देख लें, जैसे आप वेस्ट में देख लें, हर जगह पे यूरोप में देख लें, सिर्फ गवर्नमेंट फाइनेंस नहीं करती, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस करता। इट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे, आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा कि 5 बुलंद तरीन चोटियां, सिर्फ ये 5 नहीं है, हजारों की तादाद में 7000 मीटर हैं, 6000 मीटर भी हैं, और उससे कम भी हैं, जहां से हम तो चले, हमारे पास एक तजुर्बा है कुछ सालों का, हमने क्लाइंबिंग की, लेकिन वो नौजवान जिसको तजुर्बा ही नहीं है, जिसको कोई अवेयरनेस नहीं है, उसने भी तो कहीं से स्टार्ट करना है ना सर। सही। बट वो कहाँ से करेगा? He can easily go to the 4000 meter peak. He can go to the 5000 meter peak. अब यहाँ पे आपको you don't need thousands of dollars. यहाँ पे you need इतनी सपोर्ट के, जहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से आप पीसीबी की मिसाल ले लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। वहाँ पे जब भी उनकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, टेंट्स लगते हैं, तो क्या होता है, गद्दाफी स्टेडियम में लगते हैं। बेयर कौन करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वहाँ के सारी चीज़ें जो भी होती है इसी तरीके से होती हैं। हाउ अबाउट, हमारे पास ऑलरेडी एक बॉडी है अल्पाइन क्लब के नाम से, हाउ अबाउट ये अल्पाइन क्लब ही सिर्फ उन लोगों को एक्नॉलेज ना करे जो सिर्फ सदर मेमन तो हो गया ना, उन्होंने तो एवरेस्ट कर ली। अब पता नहीं कितने लोग मुझे देख के चाह रहे होंगे कि यार हमने भी क्लाइंबिंग करनी है। अब यहाँ पे रोल आता है ना उन सारे प्लेटफॉर्म्स का, इदारों का, जिनका काम ही है कि वो एक लोगों में अवेयरनेस या वो करें। बिल्कुल। शहरोज ये बताइएगा कि ये इस 8-10 साल में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में जारी है, एक दौड़ जारी है। क्या ये बिल्कुल मुनासिब तरीके से हो रहा है? पूरी समिट वगैरह जो की जाती हैं वो उसमें डंडी शंडी तो नहीं मारी जाती, या ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है सारा? अच्छा, बेसिकली इसमें जो है वो माउंटेनियरिंग में आप डंडी नहीं मार सकते, रादर यू समिट और नॉट। इसमें आपके पास सिर्फ 2 चीजें। दूसरी बात ये है कि माउंटेनियरिंग मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि माउंटेनियरिंग एडवांस हो चुकी हुई है। माउंटेनियरिंग यूज्ड टू बी मच टफर व्हेन इट वाज इन 90s, ठीक है, ओके, एवरीवन एक्सेप्ट दैट, बट यू हैव टू कनेक्ट विद द मैसेज एज वेल। अब आगे आने 20 साल वाली जनरेशन जो होगी, हम कहेंगे यार हमारे दौर में माउंटेनियरिंग इतनी मुश्किल थी, तुम लोग इजीली कर रहे हो यहाँ पे आके। तो इस तरह होता है। तो इसमें डंडी नहीं है। 8 साल में अगर कोई रैकेट चेस कर रहा है तो उसका हक बनता है कि इफ
he wants to be something, तो he can, कोई restriction नहीं है. हम ये नहीं कह सकते you climb this because you want to be this. If you want to be this, it's completely okay, it's completely fine. मतलब अगर मैं यहाँ पे 50% माउंटेनियर भी उठा लूं, तो सिर्फ आपसे एक ही बात करेंगे कि हम माउंटेन पे गए क्योंकि हमने पागल लहराना था, क्योंकि हमने पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, पाकिस्तान की इमेज क्रिएट करनी थी, ये करना था, वो करना था. नोबडी आस्क्ड के ये आपका सिर्फ ओनली यही मकसद है, इसके लिए आप इतनी तगदो करें. नहीं, दे वांट टू बी समथिंग, दैट्स कंप्लीटली फाइन. ठीक जी. असद, अब बताइएगा, जो मैं बात कर रहा था, ये रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाने का जो सिलसिला है, पहले ऐसा नहीं होता था. पहले क्यों नहीं होता था? अब क्यों हो रहा था? पहले ये खेल सब्र का खेल होता था. लोग इसमें एक प्रॉपरली एवरेस्ट का एक नाम होता था. पहले K2V का एक लोग सालों साल सिर्फ ट्रेनिंग में लगाते थे, फिर आते थे, फिर वो इट्स नॉट अबाउट द डे टू डे चेंजिंग वर्ल्ड, इट्स मोर अबाउट कमर्शलाइजेशन. कमर्शलाइजेशन ने इस फील्ड को तबाह कर दिया. अगर मैं आपको पैसे दूं, तुम यू आर विलिंग टू टेक मी, आई एम पेइंग यू. मेरे पैसे तो नहीं है ना, मुझे तो किसी और ने स्पॉन्सर कर लिया. अब मुझे 1 2 3 पीक्स करनी है, तो आप मुझे हेलीकॉप्टर भी देंगे, आप मुझे हर वो चीज़ देंगे जो मुझे इस एबल करे कि मैं 2 या 3 महीनों में ये भी क्लाइम करूँ, ये भी करूँ. इट इज़ फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कमर्शलाइजेशन ने इस पहाड़ों के खेल को तबाह कर दिया है. ये सब्र का खेल होता था. लोग सालों साल सिर्फ ट्रेनिंग करते थे, मेहनत करते थे, और फिर जब आप 3 साल मेहनत करें सर, यू जस्ट इमेजिन यू वर्कड आउट फॉर 3 years एमिंग टू क्लाइंब एवरेस्ट, और फिर चौथे साल आप एवरेस्ट जाके क्लाइंब किया, फिर वो आपका जो फीलिंग होगी, क्या होगी. अब यहाँ पे एक फाते होता था, कॉन्करर होता था. एग्जैक्टली, यू वर्कड आउट. उस टाइम उसकी वर्थ भी ज्यादा थी. अब यू आर पेइंग अ कंपनी 1 करोड़ पे या 1.5 करोड़ या 2 या जितने भी, एंड दे आर टेकिंग यू, जैसे भी आप उनको बोले वो आपको 3 लोग दे देंगे, 4 लोग. व्हिच इज अगेन, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, बट दैट्स द रियलिटी ना. ठीक है, लेकिन विद इन द गेम कमर्शियलाइजेशन जो है वो इसको नुकसान पहुंचा सकता है. एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. शहरोज, ये बताइए, आप भी समझते हैं कि कमर्शियलिज्म से इस फील्ड में नुकसान ज्यादा हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल से कमर्शियलिज्म से नुकसान हो रहा है, बिकॉज कि हर बंदा अपनी कंट्री को जो है वो प्रमोट कर रहा है. इस चीज़ में लोग आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो लोग करना चाहते हैं वो कर रहे हैं. और कमर्शियलिज्म बेसिकली क्या है कि वो उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जो कि करना चाहते हैं. और आई थिंक इट्स टोटली ओके. गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है उस चीज़ का, उस कमर्शियलिज्म का लोकल्स को फायदा हो रहा है, जो वहाँ के पोर्टर्स हैं उनको फायदा हो रहा है, जो और लोग हैं. तो आई थिंक अगर इन लोगों का फायदा हो रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए. अच्छा, असद यार, ये बताइए कि आप लोग जब आपस में भी मिलते हैं तो वो 8000 फीट की बुलंदी पर, 9000 फीट की बुलंदी पर, या नीचे हम लोगों, हमारे आम इंसानों की तरह आपस में मुलाकात होती ही नहीं होती है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे एरिया में पहाड़ नहीं है, उसी तरीके से मेरे दोस्त भी जो हैं वो थोड़े से दूर रहते हैं मुझसे. शहरोज रहते हैं इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ. तो शहरोज से लास्ट कब मुलाकात हुई थी? हुई नहीं है अभी तक ना. हुई नहीं. हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं. अच्छा, राब्ते जो हैं वो 8,000 फीट की बुलंदी पे होते हैं, उस तरह से. वैसे एग्जैक्टली ना. अब किस्मत ने कभी मौका नहीं मिला. कोई इवेंट होता है तो आई एम विशिंग कि हम मिल सकें, लेकिन अगेन उनकी मसरूफियत होती है. चले जी, अच्छी बात है. कम से कम आज टीवी की विंडो पे तो आप तीनों साथ में हैं. ये मुझे बताइएगा कि शहरोज, कितना मुश्किल होता है फैमिली को वो करना. आप जाते हैं 2-2 महीने के लिए या शायद उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता हो. पीछे फैमिलीज जो हैं वो तो मुसल्ले पे हर वक्त बैठी रहती होंगी. ये क्या होता है? सर अब तो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए करते हुए. हाँ. तो फैमिली को भी इतना नहीं होता, लेकिन आपको पता है स्टिल माँ बाप हैं, थोड़े परेशान होते हैं. दुआई नांगा पर्वत के वाकये के बाद जरा थोड़ा सा और अपसेट हो गए थे वो लोग. तो अब 12-8 हज़ार मीटर के पहाड़ कर लिए, तो अब वो लोग थोड़ा सा वो रहते हैं. और मेरा शुरू से यही था कि मैं अगर पहाड़ों में जाता था तो फिर मैं कहता था वहीं पे ही. फिर मैं घर वाले बेशक मुझसे वो करते थे कि यार कभी घर राब्ता कर लिया कर. हाँ, अच्छा. नायला की तो 2 बेटियां हैं, 2 साल की और 4 साल की. वो सीरियसली हेड्स ऑफ टू हर. वो इस उम्र के बच्चों को छोड़ना ही जो है वो एक और दूसरी बात ये है कि नायला की 2 बेटियां हैं और नायला खुद भी एक छोटी बच्ची है अभी.
क्योंकि अच्छा। मैंने तो उसके साथ क्लाइंब किया हुआ है। हाँ। हाँ जी, तो इन्होंने भी मतलब किया है। हाँ जी, जी। तो वेरी नाइस गर्ल, वेरी नाइस गर्ल। बट चलें जी, और बहुत हमारी अच्छी बात है ये एक्सपीरियंस के हवाले से। अच्छा, ये एक बीच में एक सवाल ले गया था, ये आपकी एक्लिमेटाइजेशन क्या होती है? आम ज़बान में अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को उस एटमॉस्फेयर में ढालना, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे हम कराची स्टेडियम में बैठे हैं, समंदर का है, ज़ीरो है, हाँ। पहाड़ होते हैं हज़ारों मीटर्स पे, तो एकदम से तो आप जा नहीं सकते। इवन जहाज़ को भी ऊपर जाने के लिए टेक ऑफ लेना होता है, फिर उसने रोटेट करना है, फिर जाके तो अगर हम अपनी मिसाल दें, इंसान के जिस्म की मिसाल दें, हाँ। वो एकदम से ऊपर तो जा नहीं सकता ना। हाँ। इसके लिए एक प्रोसेस, ये जिसका आपने नाम लिया एक्लेमेटाइजेशन, हाँ। ये बेसिकली आपकी ऑक्सीजन, आपका चलना वरना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सेटल करता है, ताकि आप उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सकें। और आपको वो एडीमा से भी बचाता है, हाई एल्टीट्यूड सर्बरल या पल्मोनरी एडीमा से भी। अब ये मुझे बताइए कि ये जो आप लोगों की कुछ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे कैंप है और उसके अंदर सब बैठे हुए हैं और दस्तरखान वगैरह लगा हुआ है और कढ़ाई, चिकन टिक्का शिक्का सब चल रहा है। खुराक क्या होती है शिरोज? सर मैं तो बट फैमिली से हूँ, आपके सामने थी वही मेरी खुराक। वही बेस कैंप पे तो हम सब कुछ खाते हैं, ठीक है। मतलब वो बेस कैंप पे हमारी एक वो सेइंग होती है कि वी कैन ईट एवरी कुक ह्यूमन। तो बेस कैंप तक तो चलता है सब, लेकिन ऊपर जाके फिर आपको पता है कि सूप्स वगैरह, चॉकलेट्स और ये चावल वगैरह, तो मैंने कैंप 3 कैंप 4 तक भी रोस्ट वगैरह और ये सब चीजें लेके गया मैं अपने साथ, खाता हूँ वहां पे भी। लेकिन अगर एक आम बंदे की बात करें, हमसे तो कैंप 4 में पानी भी नहीं पिया वो जाता। तो चावल क्यों वगैरह क्यों या आपसे कैंप 4 में पानी भी नहीं पिया जाता, क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ऐसा है, आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड है, आप ऑलरेडी किट में हैं। कैंप 4 पे मतलब अच्छा, एक और ये बड़ा आ रहा है कि जनाब उन्होंने ऑक्सीजन के बगैर जाके और वहां पे रिकॉर्ड कायम किया। क्यों अपनी जानों पे खेलते हो यार? रिकॉर्ड बनाना है और मोस्टली रिस्की स्पोर्ट्स तो है ही है। हाँ। तो कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि हम एक अल्पाइन स्टाइल में, जिस तरीके से पुराने ज़माने में लोग जिनके पास वसाइल नहीं थे, शेरोज ने जिक्र किया कि वो लेदर के तो जूते नहीं हो सकते, लेकिन वो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बगैर ऑक्सीजन के जाएं, ताकि आप ये लोगों को दिखा और बता सकें कि यार मैंने अपने असल माउंटेनियरिंग में जो चैलेंज कहा जाता है उसी तरीके से किया है, बगैर अच्छा। कोई आर्टिफिशियल या इजाफी ऑक्सीजन लिए हुए। ठीक है, करें कि ऐसा कोई केस हो, लेकिन जाहिर है कि इससे बहुत ही रिस्की खेल है, इसमें जाने भी चली जाती हैं, खुदा ना खास्ता किसी और के साथ या ऐसे कभी हादसात होते हैं, तो रेस्क्यू करने का क्या इंतजाम होता है शहरोज? पाकिस्तान में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन कोई नहीं है। I'll say कि 1% भी नहीं है नेपालीज के जैसा। नेपाल में अलबत्ता आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। उनके हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे रेडी होते हैं, वो कहीं से भी बंदा निकाल देंगे। अभी क्रेविस में गिरा था 100 या पता नहीं 150 मीटर शायद, मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मेरा दोस्त ही था अनुराग मालू, एक सेम पहाड़ पे थे हम लोग। 3 या 2 दिन बाद क्रेविस से जिंदा वापस निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, और यहाँ पे हमने सतपारा नेपाल के अंदर बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ पे सतपारा इंसिडेंट जो था उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें देखने में नहीं आई कि कुछ थोड़ी बहुत सहूलतें हो गई हो, चीजें बेहतर हुई हो ऑपरेशंस में? देखिए सतपारा इंसिडेंट वाज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो था विंटर्स। और दूसरी बात थी कि बिकॉज आई हैव सीन अली भाई's बॉडी, तो दे वर ऑन 8000 राउंड अबाउट 500 मीटर्स, ठीक है। और वहां पे हेलीकॉप्टर जाना तो एक नियरली इम्पॉसिबल सी चीज है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी बात यह है कि विंटर्स में यू कैन नॉट गो अप टू 8500 मीटर्स, क्योंकि 100 मीटर ही हो गया ना समिट से नीचे, और उसके बाद वहां से आप रेस्क्यू करके ले आओ, इस तरह नहीं, वो एक डिफरेंट केस। लेकिन अगर आप बात करें लो अल्टीट्यूड रेस्क्यूज की, तो दे नीड टू बी इम्प्रूव अ बिट। अलबत्ता 5 एविएशन और कर्नल रिजवान वगैरह जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज के अंदर, और वो पुश भी कर रहे हैं इस चीज को। बट स्टिल जो है वो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज आई गेस उनको भी मिलनी चाहिए कि अच्छे B3s हो या एक लॉन्ग लाइन या और डिफरेंट ट्रेनिंग उसकी। तो लेकिन अलबत्ता 5 एविएशन इज डूइंग अ गुड थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया शहरोज काशिफ आपका भी, नाइला कियानी आपका भी, और असद अली मेमन आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मिलवाना था आपको उनके पहाड़ जैसे हौसले हैं, और न सिर्फ पहाड़ जैसे हौसले हैं बल्कि पहाड़ सर करना उनकी जिंदगी का अज़्म है। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।